प्यारे बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे जो कि मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। उसमें हम आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को बताए थे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के आगे बढ़ेंगे और आपको आज बताएंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माना कि 210 हमारे पास एक भाज्य संख्या है। यदि इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड में हम लोग देखेंगे कि अगर 2 से लगाएंगे तो 105 आएगा। उसके बाद यदि हम लोग इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा। उसके बाद हम लोग 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। तो 210 का हम लोग गुणनखंड निकाले तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 यहाँ पर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 210 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो देखिए, माना कि 210 हमारे पास एक भाज्य संख्या है जिसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का पहला हिस्सा यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, 210 यहाँ पर भाज्य संख्या है, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का पहला हिस्सा यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आधारभूत प्रमेय का पहला हिस्सा कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो देखिए, चूँकि हम लोग 210 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 गुने 5 गुने 3 गुने 2 या फिर 7 गुने 3 गुने 5 गुने 2। इसको सिर्फ आगे पीछे कर दिए, इससे कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग 10 को 2 गुने 5 लिखे या फिर 5 गुने 2 लिखे, बात तो सेम ही आएगा। दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग 210 को 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 या फिर 7 गुने 3 गुने 5 गुने 2 लिखे, या फिर 210 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 7 गुने 2, सिर्फ आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो पार्ट सेकंड मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का दूसरा पार्ट यही कहता है कि यदि हम इनके क्रम पर विचार न करें, यदि हम इनके क्रम पर विचार न करें, मतलब जैसे 5 पहला क्रम, 3 दूसरा क्रम हो गया, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का दूसरा थ्योरम यही कहता है यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात इन अभाज्य संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें। इन अभाज्य संख्याओं के, ये सभी इधर अभाज्य संख्या है और ये 210 भाज्य संख्या है, तो यदि हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें तो हम लोग इसे सेम मान सकते हैं, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि होती है। ध्यान से सुनिएगा, अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि होगी अगर हम इसके क्रम पर विचार न करें तो हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हम आपको समझाए, तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो औपचारिक रूप से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का हम यह परिभाषा दे सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है।
अर्थात कि उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि होगी जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार न करें। फिर से आप एक बार इसका परिभाषा देख लीजिए कि आधारभूत प्रमेय का हम यह परिभाषा दे सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोग 210 का गुणनखंड निकाले तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 आया, उसी को हम आगे पीछे कर देंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात कि उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि होगी, केवल लिखने की एक ही विधि होगी जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार न करें, जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार न करें। तो यही आपका आधार अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का परिभाषा होगा। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण 5 कहता है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n एक शून्य पर समाप्त हो। तो हम लोग इसका हल देखेंगे। यदि n के किसी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो आप लोग 5 से विभाज्यता के नियम जानते होंगे कि कोई भी संख्या के अंत में यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य पर समाप्त हो। यदि शून्य पर समाप्त होता है तो इसका मतलब कि वह 5 से विभाज्य होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 के पावर n को लिख सकते हैं 2 गुने 2 के पावर n, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 के पावर n के रूप में हम लोग इसे व्यक्त कर सकते हैं। और 2 गुने 2 के पावर n को 2 का घात 2 के पावर n हम लोग लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 4 हो गया और इसका पावर n, तो बात आपका सेम यहीं पे पहुंच जाता है। अब हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 2 का घात 2n, 2 का घात 2n लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 के पावर n को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2n, 2 का घात 2n के रूप में लिख सकते हैं। तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के पावर n के गुणनखंड में संख्या, तो यहाँ पर देखेंगे तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। मतलब जब हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहे हैं तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, 2 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे कि 4 के पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। देखिए हम आपको जितने सारे भी यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं, आपके बुक का ही उदाहरण है 1.2, मतलब प्रश्नावली 1.2 के पीछे का जो उदाहरण है आप अपने बुक से मिला सकते हैं। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 सभी आपके बुक से ही दिए गए हैं। तो हम सभी को आपको बारी बारी से बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन यही कहता था कि अतः n का कोई ऐसा मान निकालिए जिसे कि शून्य पर समाप्त हो। तो n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 6। उदाहरण 6 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करिए। चूँकि हमको 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है। HCF को हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक और LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। चूँकि हमारा क्वेश्चन कहता है कि 6 और 20 का HCF और LCM निकालिए, तो 6 और 20 का HCF और LCM निकालने के लिए पहले हमको 6 और 20 का गुणनखंड करना होगा। तो 6 का हम लोग गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 आया, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 3 बार मिलाएगा, 2 3 6। और यदि हम लोग 20 का गुणनखंड करेंगे तो और 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से लगाएंगे तो 5। तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3।
अगर इसको हम लोग घात के रूप में लिखें तो 2 का घात 1 और 3 का घात 1, और यदि हम लोग 20 को लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुने 5 का घात 1। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 6 को हम लोग लिखेंगे 2 का घात 1 गुने 3 का घात 1, और 20 को हम लोग लिखेंगे 2 का घात 2 गुने 5 का घात 1। अब हम लोग देखेंगे कि 2 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। चूँकि 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर कितना है? 2 है। 2 हमारा क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब HCF निकालने के लिए हम लोग छोटी घात को देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसमें छोटी घात कितना है। तो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड में हम लोग छोटी घात को अगर देखेंगे तो 2 के पावर 1 है, ठीक है, 2 का घात 1 है, इसका घात कम है, इसका घात कम है। तो अब ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड में छोटी घात को हम लोग HCF बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड में, जैसे इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में छोटी घात को HCF बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 के पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। दो के पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए HCF ऑफ 6 और 20 बराबर 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो HCF हमारा क्या निकल करके आ गया? 2। अब हम लोग निकालेंगे LCM। तो ध्यान रखिएगा, LCM निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। HCF में हम लोग छोटी घात लेते थे, तो ध्यान रखिएगा HCF निकालने के लिए हम लोग छोटी घात को लेते थे, लेकिन LCM निकालने के लिए हम लोग प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि और 6 और 20 में छोटी घात यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो यही हमारा HCF हो गया। लेकिन बड़ी घात की अगर बात करें तो 2 के पावर 2, 3 और 5 सभी हमारा बड़ी घात है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातें हैं जो दोनों में संबद्ध है। इसलिए LCM ऑफ 6 और 20, LCM 6 और 20 का कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 3 के घात 1 गुने 5 का घात 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LCM ऑफ 6 और 20 इज इक्वल टू 2 का घात 2 गुने 3 का घात 1 गुने 5 का घात 1 बराबर 2 का घात 2 बराबर 4 गुने 3 गुने 5 बराबर 60 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और निकाल लेंगे। देखिए, हमको HCF और LCM निकालना था 6 और 20 का। तो यदि हम लोग 6 और 20 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 120, क्योंकि 20 छक्का 20 से होता है। तो 6 गुने 20 बराबर कितना हो जाएगा? 120। और यदि हमारा HCF और LCM, HCF गुना LCM करेंगे तो जो हमारा HCF निकल करके आया और जो हमारा LCM निकल करके आया, तो अभी हम HCF निकाले थे तो हमारा 2 आया था, क्योंकि 2 सबसे छोटी घात था तो 2 आया था। और यदि हम लोग LCM निकाले तो हमारा LCM कितना आया? 60 आया। तो यदि हम लोग 2 गुने 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, HCF और LCM को गुना करें तो 120 हो जाएगा। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर भी हमारा 120 आ रहा है और यहाँ पर भी 120 आ रहा है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM।
इस सूत्र को आप याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अगले क्वेश्चन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा यहाँ पर HCF और LCM निकालना था जो अब निकल चुका है। तो हमारा HCF आया 2 और LCM कितना आ गया 60। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात करिए। तो 96 और 404 का हमको HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम लोग 96 और 104 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 का यदि हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 2 बार में 48 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 बार में 24 आ जाएगा, फिर से 2 बार में यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है 12 आ जाएगा, फिर से 2 बार में हमारा 6 आ जाएगा और फिर से 2 बार लगाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 96 बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो 96 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 2 1 2 3 4 5 बार है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 5 गुने लास्ट में 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 का घात 5 गुने 3 लिख दिए। अब हम लोग 404 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 404 का यदि हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 बार में लगाएंगे तो 202 और फिर से 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। तो यदि हम लोग 404 को देख रहे हैं तो इसका गुणनखंड 2 का घात 2 गुने 101 आ रहा है। अब हम लोग इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है 2 हमारा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो होती है वही HCF कहलाती है। तो चूंकि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें सबसे छोटी घात है 2 के पावर 2, इसलिए HCF ऑफ 96 और 404 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो HCF हमारा निकल के कितना आ गया 4। अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि LCM गुना HCF इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। पिछले क्वेश्चन के सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा LCM हमको निकालना है और HCF हमारा निकाल के कितना आया 4। तो LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। चूँकि HCF इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चूँकि HCF इधर गुना में था तो इधर आकर के डिवाइड में हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या हमारा कितना है 96 गुना 404 बटा HCF हमारा निकल करके कितना आया 4। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 1 चौके 4 होता है और 2 चौ 8 4 चौ 16 24 चौ 96 हो जाएगा। और अगर हम लोग 24 और 404 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 6 9 6। यही हमारा LCM निकल करके आ जाएगा। तो HCF हमारा आ गया 4 और LCM कितना आ गया 9696। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। तो उदाहरण 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चूँकि हमको गुणनखंड निकालना है 6, 72 और 120 का, 6, 72 और 120 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम लोग इसे बारी बारी से इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 6 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 3 बार में। अब हम लोग 72 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बार में 36, 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3 आ जाएगा। अब हम लोग 120 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बार में 60, 2 बार फिर से लगाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, फिर से 2 बार लगाएंगे तो 15 और फिर 3 बार लगाएंगे
तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो चूँकि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर 2 का घात 1 गुने 3 के घात 1, चूँकि दोनों एक एक बार है। उसके बाद हम लोग 72 बराबर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 1 2 3 बार आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 का घात 3 अगुने 3 2 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का घात 2। अब हम लोग 120 बराबर लिखेंगे, 2 यहाँ पर 3 बार है, तो लिखेंगे 2 का घात 3 गुने 3 एक बार है और 5 एक बार है, 3 का घात 1 गुने 5 का घात 1। अब हम लोग इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 और 3 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो तीनों में है। आप देख रहे हैं 2 भी तीनों में है और 3 भी तीनों में है। तो 2 और 3 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे छोटी घात को HCF बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है, तो 2 और 3 में सबसे छोटी घात कौन है? तो 2 के सबसे छोटी घात है 2 के पावर 1, और 3 का भी सबसे छोटी घात है 3 के पावर 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। चूँकि सबसे छोटी घात है, इसलिए HCF ऑफ 6, 72 और 120 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का घात 1। HCF निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी घात है 2 का घात 1 और 3 का घात 1। तो 2 का घात 1 गुने 3 का घात 1 बराबर 2 गुने 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारा HCF निकल के आ गया। अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ठीक है, आपको हम बताए हैं कि LCM निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सा है। तो तीनों में देखेंगे कि यहाँ पर 2 का पावर 3 सबसे बड़ी घात है, इसमें 3 का पावर 2 सबसे बड़ी घात है, और इसमें तो 5 का घात 1 अकेले है, तो इसमें ये सबसे बड़ी घात है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 का घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है जो तीनों संख्याओं में संबद्ध है। अतः LCM ऑफ 6, 72, 120 बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात यहाँ पर कौन कौन है? 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अगर 2 के पावर 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 आएगा। उसके बाद 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। अब हम लोग यदि गुना करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आएगा। यहाँ पर हमारा 360 आ गया। अब देखिए तीनों संख्या क्या था? 6 गुने 72 गुने 120। इसी वीडियो के उदाहरण 5 में हम लोग देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आपको याद होगा हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो 6 गुने 72 गुने 120 बराबर नहीं होगा 360 के। इसका मतलब हुआ कि तीन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर नहीं होता है। सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है, जबकि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर नहीं होता है। तो चलिए आपका पूरा उदाहरण ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।